Welcome back to Future Build Academy. So in this video we will discuss what is variable declaration. वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, इसकी क्या सिंटैक्स है, क्या एग्जांपल्स हैं, क्या रूल्स हैं इसके। हम कोई भी वेरिएबल किसी तरह से भी हम चाहें कि हम इसको डिक्लेयर कर लें तो ऐसा नहीं होता। कुछ रूल्स होते हैं, 8 to 9 रूल्स हैं जिनको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उन रूल्स को फॉलो करके हम जो है वो अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर करना है, क्या इसका सिंटैक्स है, उस सिंटैक्स को फॉलो करते हुए और इसके रूल्स क्या हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। और किस तरह से हम लोग इसकी एग्जांपल्स को लेते हैं वो हम सारा अपनी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियोस के अंदर कुछ टॉपिक्स को कवर किया है, जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज की को बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। लो लेवल लैंग्वेज की टाइप्स भी बताई गई हैं और इसके साथ साथ लो लेवल एंड हाई लेवल के अंदर 10 डिफरेंसेस को भी बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। और नंबर सिस्टम क्या होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल नंबर सिस्टम, इनको बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है, क्या क्या इसके अंदर वर्ड यूज़ होते हैं उन सबको। और इसके साथ साथ कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो इनको बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। साइकोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसको बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। अगर कोई भी टॉपिक को एक्सेस करना चाहता है तो वो अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर इन टॉपिक्स को एक्सेस कर सकता है। सो हम बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो वेरिएबल की डिक्लेरेशन है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो वेरिएबल की डिक्लेरेशन जो है उसकी डेफिनेशन ये है, द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज़ कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। हम कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक वेरिएबल को नेम दे देते हैं उसको हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल नाम जो होता है उसको हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं, एक वेरिएबल नेम को हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं, उसको हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज़ कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। हम वेरिएबल का नाम और उसकी टाइप भी बताते हैं कि ये वेरिएबल हमें किस टाइप का चाहिए, उसको हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कितने वेरिएबल्स यूज़ होंगे, हम एक प्रोग्राम के अंदर कितने वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हमें प्रोग्राम के अंदर जितने वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी हम उतने ही वेरिएबल्स अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अ प्रोग्राम कैन हैव एज मैनी वेरिएबल्स एज नीडेड। हम अपने प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं। जितने हमने अपने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल ज़रूरत होगी जितने की हम उतने ही यूज़ करेंगे। हम कोई भी अगर हम लोगों ने एक प्रोसेस करना है तो उससे पहले हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाना पड़ता है। उस वेरिएबल को डिक्लेयर करवा के ही हम उसके अंदर कोई ना कोई काम करते हैं। सपोज़ अगर आपने कोई एडिशन परफॉर्म करनी है, आपने ए और बी को प्लस करना है और उसको सी में रखवाना है, तो आप ए को भी डिक्लेयर करवाएंगे, बी को भी डिक्लेयर करवाएंगे और सी को भी डिक्लेयर करवाएंगे। अगर आप इनको डिक्लेयर नहीं करवाएंगे तो आपका जो कंपाइलर है वो कभी भी आपका कोड एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो इन वर्ड्स को ABC को नहीं समझता, वो आपकी डिक्लेरेशन को अंडरस्टैंड करता है। तो वो एक एरर जनरेट कर देगा कि ABC इज़ नॉट डिक्लेयर इन दिस प्रोग्राम। तो आपने क्या करना है, आपने पहले उन वर्ड्स को डिक्लेयर करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग में वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं, देन हम उसको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। अगर हम लोग अपने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करेंगे तो हम कभी भी प्रोग्राम के अंदर उस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर पाएंगे। हम वेरिएबल पे जब काम कर लेंगे देन लास्ट पे हम लोग जब कंपाइलिंग करेंगे तो कंपाइलर C++ का जो कंपाइलर है वो हमें एक एरर जनरेट कर देता है कि ये प्रोग्राम के अंदर जो आपने ये वर्ड यूज़ किए हैं हम इन वर्ड्स को नहीं अंडरस्टैंड करता। क्यों नहीं अंडरस्टैंड करता, क्योंकि हमने उन वर्ड को डिक्लेयर नहीं करवाया कि वो वर्ड्स हमें किस टाइप में चाहिए और क्या चाहिए। और ABC अगर हम लोग A+B और इज़ इक्वल टू C करना चाहते हैं तो हम लोगों ने ये एडिशन परफॉर्म करनी है किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान, तो हमें उन दोनों वेरिएबल्स, तीनों वेरिएबल्स को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टार्टिंग में पहले डिक्लेयर करवाना पड़ेगा कि हमें इंट टाइप के चाहिए, हमें फ्लोट टाइप के चाहिए, हमें जो है वो डबल इंट में चाहिए, स्ट्रिंग में चाहिए, करैक्टर में चाहिए, किस टाइप में हमें ये चाहिए, हमें उसको स्टार्टिंग में डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। देन ही हम उसको प्रोग्राम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज्ड इन द प्रोग्राम। अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम बिफोर इट यूज।
हम लोग अभी यही देख रहे थे कि हम लोगों ने अगर हमें ABC को एज अ प्रोग्राम में हम यूज़ कर लेते हैं तो कंपाइलर क्या उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमने उसको डिक्लेयर नहीं था करवाया। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि द वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर अबाउट दी वेरिएबल्स के जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है ये कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि मुझे इस टाइप का वेरिएबल इस प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना है और मुझे ये प्रोग्राम के जो वेरिएबल्स हैं इनको आई अंडरस्टैंड कि मैं इनको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ और आप इसको एग्जीक्यूट कर लें। तो ये क्या होगा कि ये जो हम लोग वेरिएबल्स इसके अंदर यूज़ करते हैं वो पहले वेरिएबल्स जो हैं वो प्रोग्राम उनको अंडरस्टैंड करेगा, कंपाइलर भी उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। कंपाइलर कब अंडरस्टैंड करेगा? जब उसकी डिक्लेयर होगी। जब वो डिक्लेरेशन हो जाती है फिर वो जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है ना वो फिर इंफॉर्मेशन देती है कंपाइलर को कि आप इनको एग्जीक्यूट होने की इजाज़त दें। नहीं तो अगर आप इनको वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपके प्रोग्राम में बहुत सारे एरर्स आ जाएंगे और आपको फिर जब तक आप डिक्लेरेशन नहीं करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव नहीं कर सकते। And the compiler uses the declaration to determine how much memory is needed for each variable. compiler की जो है वो डिक्लेरेशन होगी कि किस तरह से हर वेरिएबल के लिए हमें कितनी मेमोरी जो है वो एलोकेट करना पड़ेगी। डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा रिक्वायर्ड डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। हमारे पास डिफरेंट टाइप का डाटा होता है। टाइप ऑफ डाटा जिसके अंदर हमारे पास आ जाती है इंटीजर आ जाते हैं, फ्लोट आ जाते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा रिक्वायर होता है और डिफरेंट ये मेमोरी एलोकेट करते हैं। The required number of bytes whereas a character variable required 1 byte। अगर हम लोग बात करें कि अगर हमारे पास कुछ एलोकेटेड वेरिएबल्स हैं जिनमें रिक्वायर्ड बाइट्स होती हैं। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर आप इसको माइंड में रखें कि फॉर एग्जांपल जो एक इंटीजर वेरिएबल है वो 2 बाइट्स को रिक्वायर्ड करता है। जो एक इंटीजर वेरिएबल है हमारे पास वो कितनी बाइट्स को रिक्वायर्ड करेगा? 2 बाइट्स को रिक्वायर्ड करता है। और करैक्टर वेरिएबल जो है वो 1 बाइट को रिक्वायर्ड करता है। अब यहाँ पे यही बात की गई है कि जो हर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ बाइट्स हैं वो एलोकेटेड की जाती हैं व्हेन अ वेरिएबल इज़ डिक्लेयर्ड। जब वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जाता है देन वो नंबर ऑफ़ बाइट्स को हम लोग क्या करते हैं? एलोकेट कर सकते हैं। अब हम लोगों ने इसमें मेमोरी की बात की थी कि हमें इसमें मेमोरी का भी अंदाज़ा होना चाहिए क्योंकि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा है वो डिफरेंट मेमोरी को एलोकेट करता है। डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी जो है वो उसके लिए रिक्वायर्ड होती है। अगर हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर अगर हम लोग इंटीजर टाइप का एक डाटा डिक्लेयर करवा रहे हैं इंट, जिसे हम लोग प्रोग्राम के अंदर INT इंट यूज़ करते हैं। तो हम लोग जो इंट टाइप का एक प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करवा रहे हैं तो उसके अंदर हम लोगों ने 2 बाइट्स जो है वो यूज़ की हैं। 2 बाइट जो है वो इंटीजर के लिए यूज़ कर सकता है। और जो अगर हम लोगों को कोई करैक्टर टाइप का प्रोग्राम उसके अंदर रिक्वायर्ड करवाना है तो करैक्टर टाइप का जो प्रोग्राम है वो 1 बाइट को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करता है। तो यही यहाँ पर ज़िक्र किया गया है कि हर प्रोग्राम में जो टाइप ऑफ डाटा होता है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी लेता है कि अगर हम इंटीजर टाइप का करवाएंगे तो 2 बाइट, अगर हम करैक्टर टाइप का करवाएंगे तो वो 1 बाइट ही लेगा हमारी मेमोरी के अंदर। अब मेमोरी बाइट्स क्या होती हैं कि मेमोरी बाइट्स आर यूज टू स्टोर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब मेमोरी बाइट्स ने क्या करना है कि जो वैल्यूज़ हैं वेरिएबल्स की वो उन्होंने स्टोर करनी होती हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। वंस अ वेरिएबल इज़ डिक्लेयर्ड, अगर हम लोग अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं एक दफ़ा तो इट्स डाटा टाइप कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अगर हम लोगों ने सपोज़ मैंने ABC को ही अगर हम लोगों ने डिक्लेयर करवाना था, सपोज़ मुझे सम करवाना है 2 इंटीजर्स को। इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे 1 2 3 ये हमारे इंटीजर्स नंबर हैं। अगर मुझे 1 + 2 करवाना है, इन दोनों को मुझे सम करवाना है और मैंने सम नाम का एक SUM के नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया जिसकी मैंने डाटा टाइप दी है इंट। अब मैं क्या करूँगी कि जब मैंने उस पर सारा प्रोग्राम पे काम कर लिया और जब मैं उसकी एग्जीक्यूशन करने लगूँ और दैन मैं क्या करूँ उसकी डाटा टाइप चेंज कर दूँ, ऐसा काम हमारे प्रोग्राम के अंदर पॉसिबल नहीं होगा। बिकॉज़ हम लोगों ने जब इंटीजर टाइप का डाटा लिया था हम पूरे प्रोग्राम के अंदर इंटीजर टाइप के डाटा को यूज़ कर रहे थे। तो हम क्या करें कि जैसे ही हम उसका एग्जीक्यूशन परफॉर्म करें और हम चाहते हैं कि इसकी वो डाटा टाइप चेंज हो जाए तो ऐसा अलाउ नहीं करता हमारा सिस्टम। तो क्या होगा कि अगर हम लोगों ने एक दफ़ा वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया है तो हम लोगों ने उसकी इट्स डाटा टाइप के नॉट भी चेंज, तो फिर उसकी डाटा टाइप जो है ना वो चेंज नहीं होगी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जैसे ही हम लोग अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करेंगे। हाउएवर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। हम वैल्यू किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं ज़रूर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, लेकिन हम लोग उसकी डाटा टाइप को चेंज करना हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। बिकॉज हम लोगों ने अपने प्रोग्राम के अंदर जब स्टार्ट में ही हम लोगों ने बता दिया कि हमें इस टाइप का डाटा चाहिए, तो अगर हम उस टाइप के डाटा को पूरे प्रोग्राम के अंदर यूज़ करें कंपाइलर भी उसी को ही
अंडरस्टैंड करा जो हम लोगों ने डिक्लेयर करवाया। तो अगर हम लोग एट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन हम उसको चेंज कर देंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल काम हो जाता है। सो ये हमारे पास था वेरिएबल डिक्लेरेशन की डेफिनेशन कि वेरिएबल की डिक्लेरेशन क्या होती है, और इसको मैंने आईटी सीरीज़ की बुक से बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। C++ की बुक है आईटी सीरीज़ की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसको बहुत यहाँ से डिटेल के साथ मैंने हर लाइन को एक्सप्लेन किया है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है। कि वेरिएबल डिक्लेरेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग वेरिएबल नेम और उसकी टाइप को स्पेसिफाई करते हैं, और इसको हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। और हम लोगों ने इसके अंदर ये भी देखा था कि हर जो डेटा टाइप है वो डिफरेंट मेमोरी एलोकेट करती है, उसके लिए डिफरेंट मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। कहीं हमें इंटीजर के लिए 2 बाइट्स चाहिए होती हैं, कैरेक्टर के लिए 1 बाइट। तो ये बाइट्स क्या करती हैं, ये हमारी वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर कर सकती हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर हम लोगों ने एक दफ़ा वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया है और उसके साथ उसकी टाइप भी दे दी है, तो हम लोग जो है वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हम लोग डेटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते। हाउएवर द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। हम लोग वैल्यूज़ को ज़रूर चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक दफ़ा जब हम लोगों ने डेटा टाइप दे चुके हैं हम अपने प्रोग्राम को, तो हम कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ये था हमारे पास वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन के वेरिएबल किस तरह से हम लोग डिक्लेयर करवाते हैं अपने सिस्टम के अंदर। होप सो आपको यहाँ पर डाटा टाइप का नाम भी पता हो। बहुत बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनको तो पता होगा कि डाटा टाइप क्या होती है, लेकिन सम स्टूडेंट्स हैं जिनको ना भी अंदाज़ा हो कि डाटा टाइप क्या होती है। तो इस पर एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें आपको बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा कि डाटा टाइप होती क्या है। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं सिंटैक्स की, कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल इज एज डाटा आएगा। सबसे पहले हमारे पास डाटा क्या होगा और इसके साथ उसकी टाइप आएगी, और साथ में हम लोग उसका वेरिएबल दे देंगे। ये जो डाटा अंडरस्कोर टाइप लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इंट आ सकता है, फ्लोट आ सकता है, करैक्टर में आ सकता है, डबल में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो सिंटैक्स लिखा है इसमें हम लोग अपने डाटा टाइप को एक दफ़ा डिटेल से देख लेते हैं कि इट इंडिकेट्स टाइप ऑफ डाटा डैट कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल। कि ये हमें इंडिकेट करवाएगा कि कौन से टाइप का डाटा है, कौन से टाइप का वेरिएबल में डाटा हम लोगों ने स्टोर करना है। अगर मुझे अगर मार्क्स कैलकुलेट करने हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो मैं अब क्या करूँगी कि उन मार्क्स को मुझे कैलकुलेशन के लिए क्या मुझे वहाँ पे फ्लोट नंबर चाहिए। मार्क्स तो होते हैं 60, 70, 80 एंड अप टू सो ऑन 100 तक, तो मुझे इंटीजर में डाटा चाहिए। अगर मैंने अब मार्क्स के नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया, लेकिन मुझे वहाँ पे अब डाटा टाइप क्या देनी है, मुझे मार्क्स इंटीजर में चाहिए, तो मैंने इंट में डाटा टाइप देनी है। अगर हम लोगों ने कोई भी नंबर पे आपने काम करना है ना, देन हम इंटीजर टाइप दे रहे होते हैं। अगर हम लोगों ने कोई पॉइंट्स में काम करना है कि 67.1, 69.1, देन हम लोग वहाँ पे फ्लोट टाइप का दे रहे होंगे। और अगर हम लोगों ने सपोज़ मार्क्स अगर हम लोगों ने रिज़ल्ट कैलकुलेट करना है, रिज़ल्ट कैलकुलेट करने के बाद हमने ग्रेड्स बताने हैं कि अगर किसी के 80+ मार्क्स हैं तो उसका A+ ग्रेड होगा, उसका B ग्रेड होगा। तो वो जो A B ग्रेड्स हैं वो हम लोग करैक्टर में लेंगे, क्योंकि जो ग्रेड्स होते हैं उनको हम लोग ABC, क्योंकि करैक्टर जो है वो 1 बाइट रिक्वायर्ड होती है उसके लिए, और वो सिर्फ एक सिंगल करैक्टर ही उसके अंदर आ सकता है। और स्ट्रिंग होती है, अगर हम लोगों ने जैसा पूरे पाकिस्तान लिखा हुआ है एक वर्ड, हमने उसको प्रिंट करवाना है तो हमें स्ट्रिंग टाइप लेनी पड़ेगी। वहाँ ना करैक्टर काम करती है, वहाँ ना इंट काम करती है, वहाँ ना फ्लोट काम करती है, वहाँ पे हमें फिर इंट लेनी पड़ेगी। ये डाटा टाइप्स जो हैं इनको बहुत डिटेल के साथ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूँगी। तो आप अभी फ़िलहाल वेरिएबल डिक्लेरेशन को ही अंडरस्टैंड करें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है वेरिएबल क्या होगा। तो इट रेफर्स टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल, कि हमारा वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन क्या है, कहाँ पे हमारा वेरिएबल जो है वो एलोकेट हुआ है। आगे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल में वही एग्जांपल्स दी गई हैं। इंट में मार्क्स है, फ्लोट में एवरेज है, करैक्टर में ग्रेड है, और डबल में सैलरी ली गई है। सो इन द अबव एग्जांपल इंट, फ्लोट, करैक्टर एंड डबल आर कीवर्ड्स। ये हमारे पास क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं डेट इंडिकेट डाटा टाइप्स, जो कि इंडिकेट कर रहे होते हैं डाटा टाइप्स को। द वर्ड्स मार्क्स, एवरेज, ग्रेड एंड सैलरी आर वेरिएबल नेम्स। Many variables of same data type can also be declared in single line. In this case, each variable is separated by comma as follows. अच्छा, जिस तरह से अभी यहाँ पे बताया गया है int a b c। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी int a b c। अब मुझे a b c मुझे प्लस करवाना है a प्लस b को, और उसको मैंने किस में रखवा देना है, c में। अब मैंने a प्लस b को प्लस करवाना है। अब a b c की इसका मतलब क्या हुआ, मुझे 3 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं। अब मुझे ये 3 वेरिएबल्स किस टाइप के चाहिए, इंट टाइप के ही चाहिए। अब मैंने क्या करना है कि मैं इंट a
नेक्स्ट लाइन में इंट बी भी लिख सकती हूँ, नेक्स्ट लाइन में इंट सी भी लिख सकती हूँ, लेकिन ये तीनों वेरिएबल्स मुझे इंट टाइप के चाहिए। तो फिर हमारे लिए जो वेरिएबल डिक्लेरेशन की प्रोग्राम के अंदर एक ऑप्शंस होता है कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम हर वेरिएबल के बाद कोमा लगा देंगे। फिर उससे ये होगा कि हर वेरिएबल जो है वो हमारा सेपरेट हो जाएगा। तो हम ये भी काम अपने प्रोग्राम के अंदर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल इसका ये है, द फर्स्ट करैक्टर ऑफ वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। जो फर्स्ट करैक्टर है किसी भी वेरिएबल नेम का वो मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल द वेरिएबल अगर हमारे पास है कि 9 मिनट हैशटैग होम 2 kg, ये सारे इनवैलिड वेरिएबल नेम्स हैं, क्योंकि हमें वेरिएबल का जो फर्स्ट करैक्टर है वो मस्ट भी या तो हमारे पास हो वेरिएबल का नाम यानी कि अल्फ़ाबेट में हो और या अंडरस्कोर में हो। हम अगर चाहें कि हम पहले रख लें हैशटैग को यूज़ कर लें तो वो भी हमारे लिए इनवैलिड हो जाएगा। अगर हम पहले कोई डिजिट दे दें वो भी हमारे लिए इनवैलिड हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ना वो इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगला रूल है, द करैक्टर्स अलाउड इन वेरिएबल नेम इंक्लूड अपर केस लेटर। ठीक है, हम लोग अगर बात करेंगे हमें जो करैक्टर्स में अलाउड होती हैं वेरिएबल नेम वो हमें अपर केस लेटर में अलाउड होगा और लोअर केस लेटर में भी अलाउड है, डिजिटल्स में एंड अंडरस्कोर। ये जो है ना सिर्फ ये चीज़ें हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग कोई और भी स्पेशल सिंबल यूज़ करें तो वो हमें अलाउ नहीं करता हमारा वेरिएबल नेम। हमारा वेरिएबल नेम तो सबसे पहले हमें ये अलाउ करता है कि जो आपका फर्स्ट करैक्टर है वो मस्ट बी एन डिजिट में नहीं होना चाहिए, मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट में होना चाहिए और या अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट लेटर कभी भी अंडरस्कोर में होगा और अल्फ़ाबेट में होगा, कभी भी डिजिट्स में नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, रूल्स हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो उसके बाद सेकंड में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इसके अंदर हम अल्फ़ाबेट्स को या तो अपर केस यूज़ कर सकते हैं और लोअर केस भी यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स में भी यूज़ कर सकते हैं और स्पेशल सिंबल्स हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते। हम इसमें अगर सिंबल में अगर कुछ भी यूज़ करना है तो हम अंडरस्कोर यूज़ करेंगे। अगर हम लोग चाहते हैं डॉलर साइन या कोई भी परसेंटेज का साइन, @ का साइन, तो ऐसे कोई भी साइन, हैशटैग हो गया जैसे, तो ऐसे कोई भी साइन जो है वो इनको अलाउ नहीं करता किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। उसके बाद है कि दी अपर केस एंड लोअर केस आर कंसीडर डिफरेंट इन C++। जो है वो इनको डिफरेंट कंसीडर कर रही होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक मार्क्स हैं, तो अगर हम लोग उसको अपर केस में लिख दें और उसे कोई लोअर केस में लिख दें तो वो डिफरेंट हो जाएगा एक दूसरे से। दी अंडरस्कोर इज़ टिपिकली यूज टू इम्प्रूव रीड एबिलिटी। फॉर एग्जांपल टोटल मार्क्स इज़ अंडरस्कोर इज़ टिपिकली यूज टू इम्प्रूव रीड एबिलिटी। अगर हम लोग इसमें हम लोग अपर केस और लोअर केस का जिक्र कर रहे हैं, अगर मैंने स्टार्टिंग में डिक्लेयरिंग करवा दी है मार्क्स अपर केस में और मैं आगे प्रोग्राम के अंदर लोअर केस में मार्क्स लिख रही हूँ, हम लोग अगर अपनी इंग्लिश की लैंग्वेज में देखते थे तो कोई फ़र्क नहीं था पड़ता कि हम अपर केस में वर्ड, वहाँ पे वर्ड होता था सिर्फ कि हम वर्ड को अपर केस में लिख रहे हैं या वर्ड को हम लोअर केस में लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कंसीडर होता है। अगर मैं स्टार्टिंग में मार्क्स हैं उसको मैं अपर केस में लिख दूँ और मैं अपने प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयरिंग अपर केस में कर दूँ और प्रोग्राम के अंदर यूज़ उसको लोअर केस में कर दूँ, तो हमारा कंपाइलर एक एरर जनरेट कर जाएगा कि ये जो मार्क्स हैं इसको आपने डिक्लेयर नहीं करवाया और इवन के वर्ड तो वही है लेकिन अपर केस और लोअर केस डिफरेंट होती हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि जो स्पेशल सिंबल्स हैं वो अलाउड नहीं है हमारे वेरिएबल नेम्स के अंदर। ठीक है, अगर हम लोगों ने अपना कोई भी नाम यूज़ करना है उससे पहले हम लोग एक स्पेशल सिंबल दे दें तो वो हमारे प्रोग्राम के अंदर अलाउड नहीं होता। और ब्लैंक स्पेसेस भी नहीं अलाउड होती वेरिएबल नेम के अंदर, बिकॉज अगर आप लोगों ने लिखना है मार्क्स नहीं, आप लोग लिखेंगे इंग्लिश नंबर्स। ठीक है, मुझे इंग्लिश के नंबर स्टोर करने हैं, हम उसका नाम दे देते हैं इंग्लिश नंबर। अब मैंने इंग्लिश लिख के उसके बाद स्पेस दे दिया और उसके बाद लिख दिया नंबर और मैंने कह दिया कि ये मेरा वेरिएबल नेम है, तो वो वेरिएबल नेम कंसीडर नहीं होगा। वो इंग्लिश एक अलग वर्ड बन जाता है और वेरिएबल एक अलग जो नंबर है, सॉरी, नंबर एक अलग वर्ड बन जाता है। तो ऐसे में आपका क्या होगा कि आपका कभी भी जो वेरिएबल नेम है वो ये इसमें कंसीडर नहीं होता। ब्लैंक स्पेसेस आपने कभी भी नहीं देनी। अगर आपने दो वर्ड्स यूज़ करने हैं तो आप उनके दरमियान अंडरस्कोर का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके लिख दें। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके अंदर के रिज़र्व वर्ड हम लोग C++ के अंदर कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, जैसे इंट हो गया, वाइड हो गया, वाइल, ये सारे इनवैलिड वेरिएबल नेम्स हैं क्योंकि ये कीवर्ड्स होते हैं। जिस तरह इफ़ एल्स है, इफ़ है, फार लूप है,
लूप्स हैं, ये हम लोग अब इनको ये रिज़र्व वर्ड होते हैं, ये ऑलरेडी रिज़र्व्ड हो चुकी हैं। इनमें अगर हम इनको वेरिएबल नेम्स के तौर पर यूज़ करें तो हम नहीं कर सकते। एक एरर जनरेट हो जाता है, कंपाइलर एरर जनरेट करेगा, क्योंकि कंपाइलर इनको एज अ वेरिएबल नेम नहीं अंडरस्टैंड करता, कंपाइलर इनको एज अ कीवर्ड अंडरस्टैंड करता है। कीवर्ड्स क्या होते हैं उस पर भी एक वीडियो आएगी जिसमें बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो कंपाइलर जो है वो कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करता है, ना कि इनवर्ड्स को। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम अपना आज के लेक्चर को बहुत छोटे से में अल्फाजों में कंसाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज पढ़ी थी वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम लोगों ने ये देखा था कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग डिफ़ाइन करते हैं अपने वेरिएबल नेम को और उसकी टाइप को, उसको हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल जो है वो मेमोरीज भी कुछ लेता है, इंटीजर 2 बाइट, करैक्टर 1 बाइट। और इसके साथ साथ हम लोगों ने इसके सिंटैक्स पे बात की थी कि इसका सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स को आगे फर्दर एक्सप्लेन किया और उसके साथ उसकी एग्जांपल्स देखी और एग्जांपल्स क्या होती हैं। और उसके बाद हम लोगों ने रूल्स ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। अगर ये जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वेरिएबल डिक्लेरेशन, साथ में उसका सिंटैक्स पूछा जाएगा एंड साथ में उसकी एग्जांपल पूछ ली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और रूल्स जो होते हैं इसके, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि रूल्स क्या होते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के। बहुत सिंपल से रूल्स हैं, इनको अगर आप एक दफ़ा कर लेंगे और आपको उम्मीद है नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली काम करते हैं वेरिएबल्स पे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ इसको याद करते हैं या हम लोग इसको सिर्फ एज अ पेपर हम इसको रीड करते हैं। अगर हम इसको प्रैक्टिकली भी यूज़ करें, सी प्लस प्लस में आप प्रोग्राम रन करवाएं और वहाँ पे आप अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करवाएं, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। एक दफ़ा अगर आप प्रैक्टिकली काम कर लेंगे ना, तो आपको ये वेरिएबल डिक्लेरेशन कभी भी नहीं भूलेगी। हम लोग अपने आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Stay connected with me for some much more topics.